In this video, we will discuss assertion reason problems. So, मैंने ऐसा महसूस किया है कि स्टूडेंट्स को assertion reason problems में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो आज मैं इस वीडियो में के ज़रिए आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपको इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप असर्शन रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली अंडरस्टैंड करिए। उसके अंदर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑलवेज, मे नॉट, तो इनको ध्यान में रखिए और स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में डेफिनेशन, फॉर्मूला, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, इन सभी चीज़ों को लेकर के आइए और उसके बाद आप उस स्टेटमेंट का एनालिसिस करिए। अब अगर आप ये देखते हो कि असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स राइट हैं एंड assertion is the correct explanation, reason is the correct explanation of assertion, तब आपके पास चॉइस ए होगी। इफ बोथ assertion and reason statements are right but reason is not the correct explanation of assertion, so it will be choice B. If assertion is wrong but reason is right, then option C. If assertion is right and reason is wrong, then option D. तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। So now in the first problem, assertion, in moving coil galvanometer, radial magnetic field is used so that scale of galvanometer is linear. Reason, deflection of galvanometer is directly proportional to current flowing through the galvanometer. So अब इसमें हम सबसे पहले assertion statement को लेते हैं। तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब आप करंट पास करोगे थ्रू द कॉइल तो कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, तो प्लेन ऑफ कॉइल विल नॉट रिमेन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, एट एवरी मूवमेंट ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा दैट विल बी NIAB। और अब ड्यू टू restoring of the produced in the wire, what will happen? There will be restoring torque, and restoring torque is K into theta. So now in the equilibrium position, NIAB is equal to K theta. तो इस केस में अब थीटा आपके पास आ गया NAB by K into I. N is number of turns of the coil, A is area of the coil, B is strength of magnetic field, and K is restoring torque per unit angular twist. So all these are constant, so it means that theta is directly proportional to I. तो इसका मतलब assertion statement is right. और अब इसमें रीज़न जो है वो भी ऑटोमेटिकली इसमें राइट हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के और उसके साथ साथ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने से प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी मूवमेंट, जिससे स्केल जो है वो लीनियर होगी। सो इस केस में assertion reason
both statements are right. Reason is correct explanation of assertion. So in this case, it will be option A. Now, second problem. Assertion: on increasing current sensitivity of galvanometer by increasing the number of turns of the coil, voltage sensitivity of galvanometer may not increase. And reason is resistance of the coil of galvanometer increases by increasing number of turns of the coil. तो अब इसमें आप देखिए assertion, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं by increasing number of turns of the galvanometer. अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज हो जाएंगी तो ऑब्वियसली उससे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा वायर यूज हो रही है. तो पहली चीज़ इसमें ये वाला पॉइंट, रीज़न तो सही हो गया कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज कर देते हो. अब वोल्टेज सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी विल डिक्रीज और इंक्रीज. दैट विल डिपेंड कि इन दोनों फैक्टर्स में से, करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस, दोनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज होता है. इसलिए इसमें अब क्योंकि ये दिया है कि ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड एंड इट मे नॉट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई मे नॉट आने की वजह से. सो इस प्रॉब्लम में assertion, रीजन both are right and reason is correct explanation of assertion. So again option A. Now third problem. To increase the range of ammeter, high resistance is connected in series to it. तो assertion में ये कहा गया है कि if you want to increase the range of ammeter, then high resistance in series should be connected to it. तो अब अगर आप देखिए कि अगर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में हम जोड़ देंगे तो उससे ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट की इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कम करंट उसमें से पास होगा. सो दैट मीन्स कि इफ वी आर कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस in series to ammeter, then it will not increase the range but it will reduce the range. और इसमें अब रीजन दिया है ammeter with increased range should have high resistance. तो भाई अगर आप एमीटर की रेंज इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है. वी हैव टू कनेक्ट low resistance in parallel so that large amount of current should pass through this low resistance. लेकिन अब अगर आप लो रेजिस्टेंस एमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ रहे हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो इसलिए जो रीजन स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा है कि अगर इंक्रीज्ड रेंज होगी एमीटर की तो उसकी हाई रेजिस्टेंस होगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया और असर्शन भी रॉन्ग है. सो इन दिस केस असर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. सो इसलिए इसमें ऑप्शन डी होगा. तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान से केयरफुली असर्शन रीजन स्टेटमेंट को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए उन स्टेटमेंट्स को देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है
और कौन सी रॉन्ग है, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। थैंक यू।